हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिडवाइफरी का क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मिडवाइफरी से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने हर टाइप के वीडियो बनाए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए यूजफुल होंगे। तो इसमें हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनोवोल्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि हिंदी में से प्रत्यावर्तन कहते हैं। प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं या इन्वोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए कि जिस प्रक्रिया द्वारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिस प्रक्रिया द्वारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गर्भावस्था की पूर्व स्थिति में आते हैं उसे प्रत्यावर्तन या इन्वोल्यूशन कहा जाता है। आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि कोई भी अंग होता है, जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके जो भी जनन अंग होते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें चेंजेस आता है। जैसे कि यूट्रस का लंबाई बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना, बाकी पेल्विक में बदलाव, उसकी पूरी बॉडी में बदलाव आ जाते हैं। तो इन्वोल्यूशन का वही मतलब हुआ कि जब बेबी हो जाता है, गर्भावस्था के बाद जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद जो धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं वो जो अपनी पूर्व अवस्था में आता है, पहले की जैसे होता है। जैसे कि यूट्रस का वजन 60 ग्राम है, वो बढ़ के 1000 ग्राम हो गया तो फिर से 60 ग्राम में आता है। तो इसी स्थिति को प्रत्यावर्तन या इन्वोल्यूशन कहा जाता है, अपनी पूर्व स्थिति में आना। इतने आप याद रखिए कि पूर्व स्थिति में, गर्भावस्था की पूर्व स्थिति में आने को ही प्रत्यावर्तन या इन्वोल्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, आप अपनी तैयारी जीके जीएस से भी करते रहिए। रीजनिंग के क्वेश्चन, ये भी 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं तो इस पर भी तैयारी करते रहिए। बाकी आपके 70 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं तो उसकी तैयारी अच्छे से करिए ही करिए। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूतिकावस्था यानी कि परपेरियम कितने समय तक को कहा जाता है। तो सबसे पहले सूतिकावस्था को जान लेते हैं कि सूतिकावस्था होता क्या है। तो यहाँ पे जान लेते हैं, सूतिकावस्था प्रसव के ठीक बाद यानी कि अपरा और झिल्ली के बाहर निकल जाने के तुरंत बाद से आरंभ हो जाती है और 6 सप्ताह तक रहती है। सूतिकावस्था क्या है आप समझे। जैसे ही प्रसव होता है, प्रसव होने के बाद से, प्रसव के बाद से लेकर 6 सप्ताह तक का समय, 6 सप्ताह, कितने? 6 सप्ताह तक का समय सूतिकावस्था यानी कि परपेरियम कहलाता है। बस इतना याद रखिए, प्रसव के बाद से लेकर 6 सप्ताह तक का समय सूतिकावस्था कहलाता है। सूतिकावस्था यानी कि प्रसव से लेकर 6 सप्ताह तक के समय को सूतिकावस्था कहते हैं। जो सूतिकावस्था के दौरान ही, सूतिकावस्था यानी कि परपेरियम के दौरान ही इन्वोल्यूशन का कार्य होता है, प्रत्यावर्तन का। अभी हमने पढ़ा है प्रत्यावर्तन क्या होता है। सभी जनन अंगों का अपनी पूर्व स्थिति में आना ही प्रत्यावर्तन कहलाता है। तो ये जो प्रसव के लिए के बाद से 6 सप्ताह तक का जो समय होता है सूतिकावस्था का, उसी में यह क्रिया होती है। प्रत्यावर्तन की क्रिया सूतिकावस्था के दौरान ही होती है। ये याद रखिए कि प्रत्यावर्तन यानी कि इन्वोल्यूशन कब होता है? सूतिकावस्था के दौरान, यानी कि प्रसव से लेके 6 सप्ताह तक के बीच में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकिया क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से जानिए, इससे क्वेश्चन फंस सकता है। तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे कि लोकिया होता क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लोकिया को। जो लोकिया है, लोकिया यह होता क्या है। तो प्रसव के उपरांत यानी कि डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद 15 दिन तक गर्भाशय से निकलने वाला स्राव लोकिया कहलाता है। 15 दिन तक, प्रसव के बाद 15 दिन तक जो भी वेजाइना के थ्रू स्राव निकलते हैं उसे ही लोकिया कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि कितने दिन के स्राव को, कितने दिन तक के स्राव को हम लोकिया कहेंगे। तो याद रखिए 15 दिन,
15 दिन तक निकलने वाले स्राव को लोकिया कहते हैं। इसे हिंदी में सूती स्राव भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, सूती स्राव या लोकिया एक ही हुआ। तो वेजाइना से 15 दिन तक निकलने वाला स्राव सूती स्राव यानी कि लोकिया कहलाता है। अब जानते हैं कि लोकिया का निर्माण कैसे होता है। ये लोकिया, ये जो स्राव निकल के आता है वेजाइना के थ्रू, ये आता कहाँ से है? तो ये इसका निर्माण होता है सर्विक्स और वेजाइना के द्वारा ही। सर्विक्स और वेजाइना के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोकिया की प्रकृति यानी कि प्रतिक्रिया कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखिएगा जो लोकिया की प्रकृति है वह हमेशा क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। कैसे हो जाएगी? बेसिक यानी कि क्षारीय हो जाएगी। सूती स्राव यानी कि लोकिया की प्रकृति क्षारीय होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्षारीय होती है कि अम्लीय होती है, या थोड़ी क्षारीय थोड़ी अम्लीय। तो इसको याद रखिए कि लोकिया की प्रकृति क्षारीय होती है। और जो लोकिया होता है इसमें बैक्टीरिया एंड वायरस ये बहुत शीघ्रता से पनपते हैं, बहुत तेज़ी से। ये बहुत ही, इसका जो गंध होता है बहुत ही बदबूदार होता है, बहुत ही तीव्र होता है। ये जो 15 दिनों तक वेजाइना से जो स्राव निकलते हैं ये बहुत ही तीव्र एवं बदबूदार होते हैं। इसका गंध बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, यानी कि इसका स्मेल जो होता है वो फिशी स्मेल जैसा होता है। अब हम लोकिया के टाइप्स को जानेंगे। जो लोकिया होता है उसके हम टाइप्स को जानेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हम लोकिया के टाइप्स को जानेंगे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। याद रखिए जो लोकिया है ये 3 प्रकार के होते हैं। इसे कैसे बांटा गया है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है कि ये 3 कैसे होते हैं। ये जो लोकिया होते हैं इसके रंग के आधार पे इसे बांटा गया है 3 भागों में। तो अब जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है लोकिया रुब्रा। कौन सा हो जाएगा? लोकिया रुब्रा। इसको आप नोट कर लीजिए, काम आएगा, और याद भी कर लीजिए अच्छे से। और दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा, ठीक। और तीसरा हो जाएगा लोकिया एल्बा। कौन सा हो जाएगा? लोकिया एल्बा। याद रखिए ये जो लोकिया होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया एल्बा। अब हम जान लेंगे कि लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया एल्बा के अंतर्गत कौन कौन से कलर होते हैं, किसे इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब पहला हम देख लेते हैं जो है लोकिया रुब्रा। जो है लोकिया रुब्रा, जो लोकिया रुब्रा है उसके बारे में जान लेते हैं। जब प्रसूति काल के यानी कि प्रसव के प्रथम 1 से 4 दिनों में लोकिया का रंग लाल होता है, इसलिए इसे लोकिया रुब्रा कहा जाता है। कितने दिन? 1 से 4 दिनों तक का जो स्राव होता है, जो वेजाइना से स्राव निकलता है प्रसव के 1 से 4 दिनों तक के बाद का, उसे हम लोकिया रुब्रा में रखते हैं। और इसका रंग कौन सा हो जाएगा? इसका रंग होता है रेड। जो स्राव निकलता है ये रेड कलर का निकलता है और यह 1 से 4 दिनों तक निकलता है। इसे हम किस में रख देंगे? लोकिया रुब्रा में रख देंगे। और ये जो रेड कलर का आता है स्राव 1 से 4 दिनों तक लोकिया रुब्रा के अंतर्गत, यह आता कहाँ से है? यह आता है जो प्लेसेंटा होती है उस प्लेसेंटा से निकला हुआ ब्लड और डेसिडुआ एवं कोरियोन से आया हुआ ये सब पदार्थ होता है, जो कि वेजाइना के थ्रू 1 से 4 दिनों के बीच में निकलता है और उसका कलर कौन सा होता है? रेड कलर का होता है। तो याद रखिए लोकिया रुब्रा जो है उसमें जो निकलने वाला स्राव होता है रेड कलर का। और कितने दिनों तक लोकिया रुब्रा रहता है? 1 से 4 दिनों तक का। अब सेकेंड हम पढ़ लेंगे लोकिया
सेकेंड क्या है? लोकिया सीरोसा, लोकिया सीरोसा। अब इसे हम जान लेते हैं कि ये कितने दिनों तक चलता है। लोकिया सीरोसा जो है वह कितने दिनों तक चलता है? तो यह 5 से 9 दिन, 5 से 9 दिन तक चलता है। और इसका कलर जो इस टाइम में जो स्राव निकलता है उसका कलर कौन सा है? उसका कलर होता है पीला लाल। कैसा होता है? पीला लाल, पीला लाल, यानी कि येलो एंड रेड। ठीक है। जो लोकिया सिरोसा होता है यह 5 से 9 दिन तक रहता है और इसमें जो आने वाला स्राव है उसका कलर पीला लाल हो जाएगा। लोकिया रुब्रा में अभी हमने पढ़ा है कि जो उसमें निकलते हैं स्राव उसका कलर रेड होता है और वह 1 से 4 दिनों तक का होता है। और लोकिया सिरोसा क्या हो जाएगा? वह 5 से 9 दिन तक होता है और उसमें क्या हो जाएगा? यह इसका कलर पीला और लाल होता है। अब पीला लाल क्यों होता है ये जान लेते हैं। इसका रंग इसलिए पीला लाल होता है क्योंकि इसमें रक्त कम होता है और सीरम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग पीला लाल होता है। अब हम तीसरा देख लेंगे। तीसरा क्या है? लोकिया, तीसरा है लोकिया एल्बा। तीसरा क्या हो जाएगा? लोकिया एल्बा। अब यह जान लेते हैं यह कितने दिनों तक होता है। यह होता है 10 से 15 दिन तक। कितने दिनों तक? 10 से 15 दिन तक का जो आता है स्राव उसे लोकिया एल्बा के नाम से जानते हैं। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है पीला सफ़ेद। कैसा हो जाएगा? पीला सफ़ेद, पीला और सफ़ेद। ठीक है। और ये जो आता है स्राव इसमें क्या होते हैं? इसमें WBC होता है और सर्विक्स से निकली हुई म्यूकोसा होता है और कुछ मात्रा में टिश्यू होते हैं, इसलिए इसका रंग पीला सफ़ेद होता है। अब आपको ये लोकिया समझ में आ गया होगा कि यह प्रसव के बाद से लेके 15 दिन तक का समय में जो स्राव निकलता है गर्भाशय से, यानी कि यूट्रस से जो स्राव निकलता है उसे ही हम लोकिया कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं: लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया एल्बा। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। ठीक है। और रुब्रा में क्या होता है? रेड कलर का निकलता है स्राव, और लोकिया सिरोसा में पीला लाल, और लोकिया एल्बा में पीला सफ़ेद निकलता है। और जो लोकिया रुब्रा होता है वह 1 से 4 दिनों तक का है। लोकिया सिरोसा जो होता है वह 5 से 9 दिन तक का होता है। और लोकिया एल्बा जो होता है वो सबसे लास्ट वाला 10 से 15 दिन तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम क्या है, यानी कि कोलेस्ट्रम क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो ये जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है उसे ही कोलेस्ट्रम कहा जाता है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, प्रोटीन। इसमें बहुत कुछ पाया जाता है जो कि एक बच्चे के जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? माँ के पहले पीला गाढ़ा दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इसे हम जान लेते हैं। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध स्रवण यानी कि स्तनपान में सबसे सहायक हार्मोन होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्तनपान यानी कि दुग्ध स्रवण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन सबसे सहायक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH असंगतता की स्थिति में माँ को शिशु के जन्म के बाद कौन सा टीका दिया जाता है? RH असंगतता क्या होती है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो तो उसे RH असंगतता कहा जाता है। जैसे कि ग्रुप O निगेटिव हो, A निगेटिव हो, AB निगेटिव हो, B निगेटिव हो, तो इस स्थिति में माँ को शिशु के जन्म के बाद कौन सा टीका दिया जाता है? तो
उस टीके का नाम होता है एंटी डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। कौन सा टीका? एंटी डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इस टीकों को दिया जाता है किस स्थिति में? आरएच असंगतता की स्थिति में। और यह कब दिया जाता है? तो यह दिया जाता है माँ को प्रथम शिशु के जन्म के 72 घंटे के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कब दिया जाता है? शिशु के जन्म के 72 घंटे के अंदर ये एंटी-डी का इंजेक्शन दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? इसको आप लोग समझ गए होंगे कि आरएच असंगतता की स्थिति में दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है? 72 घंटे के अंदर दिया जाता है शिशु के जन्म के। और टीके का नाम क्या है? एंटी-डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेला संक्रमण होने पर कौन सा टीका दिया जाता है? रूबेला संक्रमण होने पर कौन सा टीका दिया जाता है? तो रूबेला संक्रमण होने पर रूबेला का टीका दिया जाता है। किसका दिया जाता है? रूबेला का टीका दिया जाता है। अगर किसी गर्भवती महिला को रूबेला का संक्रमण हो गया है तो उसे बार बार एबॉर्शन की समस्या आती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। रूबेला जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। इसका टीका लगवा कर इससे बचाव किया जा सकता है। अगर किसी स्त्री को रूबेला का संक्रमण हो जाता है तो उसका एबॉर्शन बार बार हो जाता है। तो इसलिए इसी के रोग के लिए जो सरकार ने बच्चों में ही 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने के बीच में एमआर का टीका दिया जाता है, जिसमें मीजल्स और रूबेला दोनों होता है, ताकि वो बच्चा, जिस बच्चे को टीका दिया जा रहा है, वो बच्चा बड़ी होकर गर्भवती जब होगी तो उसे इस समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए एमआर का टीका दिया जाता है। एमआर का 2 डोज दिया जाता है, फर्स्ट और सेकेंड। 9 से 12 महीने पर एमआर फर्स्ट दिया जाता है और 16 से 24 महीने पर एमआर सेकेंड का टीका दिया जाता है, ताकि रूबेला का संक्रमण भविष्य में बच्चे को ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान न कराने वाली महिला में ओवुलेशन कब होता है? ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग कब होता है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम जान लेते हैं कि अगर महिला स्तनपान नहीं कराती है, शिशु के जन्म के बाद अगर स्तनपान नहीं कराती तो ऐसी स्त्रियों में अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन जो होता है वह लगभग 4 सप्ताह पर ही शुरू हो जाता है। 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने पर ही शुरू हो जाता है, जो कि सही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी। उससे जो महिला है उसको दिक्कत आ सकती है। इसलिए बोला जाता है कि स्तनपान 6 महीने तक लगातार शिशु को करवाना चाहिए, ताकि वह फिर से गर्भवती ना हो सके, ओवुलेशन ना हो पाए। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसी स्त्रियों में जो स्तनपान नहीं कराती हैं उनमें ओवुलेशन 4 सप्ताह पर होता है, और जो स्त्रियां स्तनपान कराती हैं उन स्त्रियों में अंडोत्सर्ग जो होता है वह 10 सप्ताह पर शुरू होता है। कब शुरू होता है? 10 सप्ताह पर। न कराने वाली स्त्रियों में 4 सप्ताह में ही ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं उनमें 10 सप्ताह पर ओवुलेशन स्टार्ट होता है। याद रखिए ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओवुलेशन कब स्टार्ट होता है स्तनपान न कराने वाली महिलाओं में या स्तनपान कराने वाली महिलाओं में। तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के दूध में क्या क्या पाया जाता है? माँ के दूध में क्या क्या, कौन से विटामिन, कौन से हार्मोन्स, ये सब क्या क्या पाया जाता है तो हम देख लेते हैं। तो जो माँ का दूध होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट है वह कितना पाया जाता है? तो जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें अलग, और जो स्तन दूध यानी कि बाद में जो दूध होते हैं उसमें कितना पाया जाता है? तो कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें
3.2 mg/dl, 3.2 mg/dl पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। और जो स्तन दूध होता है उसमें 7.5 mg/dl पाया जाता है। अब ऐसे ही हम जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट इतना पाया जाता है, तो वसा कितना यानी कि फैट कितना पाया जाता है। अब फैट जान लेते हैं कितना होता है, फैट कितना पाया जाता है। तो फैट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है 2.3 ग्राम/dl। और जो स्तन दूध होता है वो यानी कि बाद वाले दूध में कितना पाया जाता है 3.2 ग्राम/dl। इतना फैट माँ के दूध में पाया जाता है। अब और हम जान लेते हैं कि इसमें जल कितना पाया जाता है, जल यानी कि वाटर कितना पाया जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें 86% जल पाया जाता है, और वही स्तन दूध में 87% जल पाया जाता है। और इसमें बहुत प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो कि 8.6 mg/dl होता है। और दूध में ही लैक्टोफेरिन एवं एंटीबॉडीज भी उपस्थित होते हैं। तो इसलिए माँ का दूध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इसलिए बोला जाता है कि 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध बच्चों को दिया जाना चाहिए। पानी की एक बूंद भी बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। ना जन्म घुट्टी, ना शहद, ऐसी कोई भी चीज़ 6 महीने तक नहीं दी जानी चाहिए। अगर बच्चे को 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया गया है, 6 मंथ तक अगर सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया गया है, एक बूंद भी पानी नहीं दिया गया है या शहद या घुट्टी कुछ भी नहीं दिया गया, और सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध ही दिया गया है, तो उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। याद रखिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 6 मंथ तक माँ का दूध जो बच्चों को दिया गया होता है, एक बूंद पानी नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर उसमें एक बूंद भी पानी अगर बच्चे के मुंह में दिया जाता है या शहद दे दिया जाता है बीच में या घुट्टी कुछ भी दे दिया जाता है, तो उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कहा जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीडिप्सिया क्या है। पॉलीडिप्सिया को हम लोग जान लेते हैं क्या होता है पॉलीडिप्सिया। पॉली मतलब अधिक, डिप्सिया यानी कि प्यास लगना। पॉली प्लस डिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। पॉली मतलब अधिक हो गया, अधिक, और डिप्सिया मीन्स प्यास लगना। तो अधिक प्यास लगने को ही हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। यह किस स्थिति में होता है, ये किसी भी स्थिति में हो सकता है, जैसे कि मधुमेह में भी ये स्थिति उत्पन्न होती है पॉलीडिप्सिया की। और यह लोकिया के बाद परप्यूरियम की अवस्था में भी पॉलीडिप्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें बहुत अधिक प्यास लगता है तो इसे पॉलीडिप्सिया कहा जाता है। इसमें 3 आप जानिए, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफिजिया, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया जो है उसमें अधिक प्यास लगेगा, पॉलीफिजिया जो है उसमें अधिक भूख लगेगा, और पॉलीयूरिया जो है उसमें अधिक पेशाब होगा। तो ये 3 जानिए। और ये जो 3 कंडीशन होते हैं वो होता है डायबिटीज़ में। किस में होता है, ये 3 कंडीशन जो होते हैं वो होता है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में क्या हो जाएगा, पॉलीफिजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। अगर डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण, मेन लक्षण की बात करें तो वो हो जाता है पॉलीफिजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। ये 3 याद रखिएगा। ये थोड़ा मिडवाइफरी से हट कर मैं बता रही हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। तो पॉलीफिजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये याद रखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ जो आपको हमें कमेंट के जरिए बताना होगा। ये क्वेश्चन आपका होगा कि गर्भाशय का नॉर्मल वजन कितना होता है। गर्भाशय का यानी कि यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है, ये हमें कमेंट में बताइएगा। दोस्तों,
हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे चैनल के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।